हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, क्यों उसकी ज़रूरत पड़ती है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैंने बताया था कि हम पढ़ेंगे कैसे कैसे क्लासिफाई करके पढ़ेंगे। तो 4 पार्टों में मैंने बताया था। उसमें से पहला जो फिलोसफिकल चीज़ें मैंने बताई थी, थिंग्स लाइक फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ये सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसफिकल पार्ट है। क्यों? क्योंकि उसमें बताया गया है कि इक्वलिटी कैसे मिलेगी हमारे सिटीजन्स को, और जो इंडिया के बाहर के लोग हैं वो भी रहते हैं, क्या उनके लिए इक्वलिटी बराबर से मिलेगी, फ्रीडम किसको किस हद तक मिलेगा। तो ये सारे जो फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स हैं ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पार्ट में दिए गए हैं। पार्ट इन द नॉट इन द सेंस कि पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी लिखा हुआ है, बट मैंने जो आपको लास्ट क्लास में 4 पार्ट्स में बताया था कि कैसे हम स्प्लिट करके 4 भागों में अपनी पूरी पॉलिटी की, कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई करेंगे, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि पहले हम फिलोसफिकल पार्टों के बारे में पढ़ेंगे। उसमें से हम हमारा प्रीएम्बल, राइट, क्या क्या पढ़ेंगे, प्रीएम्बल, देन इंडियाज़ यूनियन एंड टेरिटरी। मैंने आपको ये भी बताया था कि एक कंट्री है वो स्टेट तब बनता है जब उसके पास 4 एसेंशियल एलिमेंट होती हैं। पॉपुलेशन, उसको रखने के लिए टेरिटरी, एक पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट, और उस गवर्नमेंट की सॉवरिन पावर। ये 4 एलिमेंट्स जब मिलती हैं तभी जाके कोई कंट्री एक इंडिपेंडेंट स्टेट के फॉर्म में जाना जाता है। तो इंडिया एक स्टेट की तरह इस्टेब्लिश किया है हमने। उसकी नेचर क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ये हमारा आज का बेसिक डिस्कशन होने वाला है। लेकिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसफिकल पार्ट है उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम, ये मैं आपको एक बार ग्लिम्स दे देता हूँ। तो प्रीएम्बल, इंडियाज़ यूनियन एंड टेरिटरी, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। देन सिटीजनशिप के बारे में, सिंगल सिटीजनशिप है, डुअल है, सिटीजनशिप के बारे में। देन फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी। तो ये सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का फिलोसफिकल पार्ट है, राइट। तो पहले जो फेज़ है हमारे पॉलिटी का, उसमें हम इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे, और इन्हीं में से आज मैं आपके सामने आपको पॉलिटी प्रीएम्बल कराने वाला हूँ पॉलिटी में, ठीक है। तो प्रीएम्बल क्या है, कैसे आया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, राइट। तो एक और प्रीएम्बल एक्चुअली होता क्या है, अगर मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं, एक लॉ बुक है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? लॉ बुक है, इंडिया की सबसे ऑर्गेनिक लॉ बुक है। तो ये लॉ जिसको कि हमने कोडिफाइड फॉर्मेट में, कोडिफाइड मतलब रिटन, लिखा हुआ फॉर्मेट, ठीक है। तो कोडिफाइड फॉर्मेट में लिखा हुआ है, एंड दिस इज़ हाउ इट गोज़ कि एक बुक के फॉर्मेट में हम इसको प्रिजर्व करते हैं। अगर मैं कहूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बुक है, तो इसको आपको क्या करना है, किताबों से कंपैरिजन करना है। आपने जो भी अभी तक 10th पास करे होंगे, 12th पास करोगे, या बीए में जो भी आपने अभी तक किया होगा, बुक्स तो सभी पढ़ते हैं। तो बुक्स में आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि सबसे पहले जब आप बुक्स ओपन करते हो कवर के बाद, तो बुक के बारे में बताया होता है कि ये बुक क्या है, ये बुक कैसे हेल्प करेगी कैंडिडेट्स को, इस बुक में क्या स्पेशलिटी है, राइट। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीफेस, प्रीफेस बोलते हैं। यानी कि अगर आप हिंदी में बोलोगे तो इस प्रीफेस को क्या बोलते हैं? प्रस्तावना, राइट, प्रस्तावना। यानी उसमें क्या है, एक तरीके की सिनॉप्सिस लिखी होती है किताब के बारे में, उसकी ओवरऑल ओवरव्यू लिखी होती है, ठीक है, उस पर्टिकुलर बुक के बारे में कि क्या होने वाला है इस किताब में, इस बुक की यूटिलिटी क्या है, यूज़ कैसे करें, ये बुक कैसे अदर बुक से डिफरेंट है, होता है नहीं है। उसके बाद आप देखोगे प्रीफेस के बाद उसके इंडेक्स वगैरह शुरू हो जाते हैं, राइट। तो अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक लॉ बुक मान के चलें, प्रियम्बल वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस का काम करता है। प्रीफेस यानी कॉन्स्टिट्यूशन इज अ काइंड ऑफ, प्रियम्बल इज अ काइंड ऑफ अ समरी विच इज़ गिवन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज़ गिवन टू आवर इंडिया। ये एक कुछ 80-81 शब्दों में, राइट। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रियम्बल हमारे कितने सेंटेंसेस में लिखा गया है, तो आपने अभी एनसीईआरटी कोई पढ़ते होगे, तो एनसीईआरटी पलट के देखो, उसके फर्स्ट पेज पे स्टार्टिंग में लिखा होता है प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to its all the citizens justice, social, economical, political, ऐसे करके वो लास्ट में आता है
unity and integrity of India on the 26th day of November 1949 we do adopt, enact and give to ourselves this constitution, right? तो एक ही शुरू होता है और लास्ट में ही जाकर फुल स्टॉप है। तो अगर आपसे कोई पूछता, हालांकि ये सवाल यूपीएससी का नहीं है, लेकिन ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो कितने सेंटेंसेस में लिखा गया है, तो यू विल बी वेरी सरप्राइज। और कभी ध्यान देना इस बात पे, सेंटेंस का मतलब वही होता है ना जहाँ से फुल स्टॉप आ जाए तो सेंटेंस नया शुरू होता है। तो कहीं फुल स्टॉप नहीं, कॉमा, सेमी कॉलन, बाकी सारे एक्सक्लामेशन मार्क का यूज़ किया गया है, लेकिन फुल स्टॉप लास्ट में ही है। तो एक सेंटेंस में ही प्रियम्बल जो है वो हमारे इंडिया को डिफाइन कर देता है, कैसा होगा, सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सॉवरिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। एक ही लाइन में ये गोल सेट कर देता है कि हम भारत के लोग इंडिया में क्या चाहते हैं, कि हमारे सारे भाई बंधुओं को, हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं उनको क्या मिले, जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इन डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये सब हमें इंश्योर करना है। तो एक ही लाइन में इंडिया के लिए गोल भी सेट कर देता है और कुछ बेसिक फैक्चुअल डिटेल भी बता देता है कि ये किताब कब लिखी गई, ये लॉ कब लिखा गया, 26 डे ऑफ नवंबर 1949, राइट। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्रियम्बल है वो हमारे संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक समरी है, जो स्टार्टिंग में, इससे पहले कि हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू करते हैं, हमारी पहली नज़र जो पड़ेगी वो प्रियम्बल पे पड़ेगी, राइट। तो इससे पहले कि मैं आपको एक एक प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के पढ़ के समझा के बताऊं, ये ज़रूरी था कि आपको पहले प्रियम्बल समझा दिया जाए। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो प्रियम्बल से हर साल क्वेश्चन आते हैं। जब मैं आपको एनालिसिस डिस्कस करके बता रहा था तो मैंने आपको ये भी बताया था कि पिछले 3 साल से एक डायरेक्ट क्वेश्चन प्रियम्बल से आ रहा है, यानी कि 80-81 वर्ड का जो हमारा प्रियम्बल है 81 वर्ड्स का, उससे एक, उसको अगर आपने सही से इंटरप्रेट कर लिया तो यूपीएससी में 2 नंबर प्री के एग्ज़ाम में आपके फिक्स है। इससे ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ आपके लिए क्या होने वाली है पूरी प्रिपरेशन में, राइट। और वो 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है कि 3 साल से एक क्वेश्चन आ ही रहे हैं। कभी पूछेगा इक्वलिटी का मीनिंग क्या होता है, राइट, इक्वलिटी का मीनिंग क्या होता है। कभी पूछेगा लॉ एंड लिबर्टी के बीच का क्या रिलेशन है। कभी पूछेगा व्हाट वाज द एग्जैक्ट स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 नवंबर 1949। ये सब कहाँ से पता चलता है, हमारे प्रियम्बल में ही तो लिखा गया है ना कि 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को क्या हो, किस तरह से प्रियम्बल लिखा गया था, उसमें कितनी बारी अमेंडमेंट यानी संशोधन किया गया है, संशोधन में क्या वर्ड ऐड किए गए थे, ठीक है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी प्रोडक्टिव एरिया है। मेंस में नहीं तो प्री में तो ये क्वेश्चन दे के ही जा रहा है, और अगर आधे घंटे 1 घंटे की हमारे डिस्कशन से प्री में लगभग ऑन एन एवरेज हम हर साल 2 नंबर श्योर लेके जा रहे हैं, तो क्यों नहीं ये प्रोडक्टिव एरिया कहा जाए, राइट। तो चलो इन्हीं सब बातों के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन, जो प्रियम्बल के ऊपर फोकस्ड है, राइट, ठीक है। प्रियम्बल को मैंने तो आपको बोल दिया सिंपली कि समरी है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक समरी है। हालांकि आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये जो प्रियम्बल है वो तब लिखा गया था जब पूरी कॉन्स्टिट्यूशन लिखी जा चुकी थी। तो सवाल ये होता है कि अगर ये समरी है तो सबसे लास्ट में क्यों लिखा गया। तो एक्चुअली यही तो होता है ना कि समरी तो आप तभी लिखोगे जब मेन कंटेंट लिखा जा चुका है, सो दैट कि समरी में कुछ और न लिखा हो और मेन कंटेंट में कुछ और न लिखा हो। अगर मैंने पहले ही समरी बना दी और मेन कंटेंट लिखते समय मुझे कुछ और आइडियाज आ गए तो क्या होगा, समरी अलग होगी और मेन कंटेंट अलग होगा। तो इसी वजह से कि प्रियम्बल में कुछ ऐसा न लिखा हो जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन से मैच न करता हो, उसके बियॉन्ड की बातें हो, इसीलिए प्रियम्बल को सबसे आखिर में लिखा गया था। वंस द होल कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनैक्टेड, सारे कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार कर दिया गया था, उसके बाद प्रियम्बल को लिखा गया था। है ना इंटरेस्टिंग, ठीक है। चलो तो देखो, मैंने तो आपको सिंपली शब्दों में समझा के बताया कि प्रियम्बल जो है वो समरी है, राइट। बट बहुत कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर रिसर्च करने वालों ने इसको एक अलग अलग टर्म में डिफाइन किया है। कुछ लोग कहते हैं कि इट एम्बॉडीज द बेसिक फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, जो कि मैं भी आपको बता रहा हूँ कि अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन के फिलोसफिकल पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फिलॉसफी क्या है, सोवरेनिटी, इंडिया सोवरेनिटी, राइट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फिलॉसफी क्या है, इक्वलिटी। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फिलॉसफी क्या है, डेमोक्रेसी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फिलॉसफी क्या है, जस्टिस।
राइट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फिलॉसफी क्या है? सेक्युलरिज्म। सो ये सब बेसिक फिलॉसफी है और इकट्ठे एक जगह हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो द ओनली प्लेस वेयर ऑल ऑफ दीज फिलॉसफीज आर समराइज्ड इज इन द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। राइट। नानी पालकीवाला हैं, ये इंडिया के बहुत बड़े जूरिस्ट। तो उन्होंने कहा कि प्रियम्बल इज अ काइंड ऑफ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट। आप कॉलेज और स्कूल कॉलेजेस में आप होंगे, पढ़ाई करते होंगे, तो जब भी आप गेट पे जाते हो तो जो गेट कीपर होता है या फिर भैया वॉचमैन जो भी होते हैं वो आपसे आईडी कार्ड मांगते हैं। आईडी कार्ड में क्या है कि वो एक तरह से आपकी पहचान है। आइडेंटिटी कार्ड मतलब आपकी पहचान है। उस पर कुछ ऐसी चीज़ें लिखी गई है जिसको कि पढ़कर, जिसको कि देखकर सामने वाला पर्सन आपकी पहचान कर सकता है। अगर भीड़ में भी कहीं आप गुम हो जाओ, अपनी आईडी कार्ड दिखाओगे तो आप यूनिकली लोगों से स्टैंड कर सकते हो। तो प्रियम्बल भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है, ऐसा मानना है नानी पालकीवाला जी का। ठीक है। इसके अलावा के एम मुंशी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स में से एक आते हैं, तो उन्होंने क्या कहा? इट इज़ द होरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। होरोस्कोप मतलब जन्म कुंडली क्या होता है? देखो कैसे कंपैरिजन करते हैं। ये क्या है? फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफोर और सिमिली कंपेयर किया जा रहा है। राइट। मेटाफोरिकली। तो मेटाफोरिक में क्या होता है कि मैं बोलता हूँ कि मैं यहाँ का बब्बर शेर हूँ, मतलब शेर इज़ व्हाट? जंगल का राजा। तो अगर किसी का रूल कहीं पे चल रहा है तो कहते हैं ना कि यहाँ का शेर है, इसकी रूल यहाँ पे चलती है। तो ये एक तरह का क्या है? मेटाफोर है। मेटाफोर इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच, इंग्लिश में आप लोग पढ़ते होंगे। तो उसी तरह के एम मुंशी साहब करते हैं कि ये हमारे होरोस्कोप है, इंडियन रिपब्लिक का होरोस्कोप है। होरोस्कोप का मतलब क्या होता है? जब कोई बच्चा पैदा लेता है तो उसकी जन्म कुंडली बनाई जाती है, होरोस्कोप बनाई जाती है। मतलब कि उस होरोस्कोप को पढ़ के समझ के लोग आगे के भविष्य के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि किसी भी पर्सन का लाइफ किस तरह होने वाला है, उसके लाइफ के क्या फीचर होंगे, उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। वो गुस्से वाला प्रवृत्ति का होगा, वो शांत प्रवृत्ति का होगा, वो मिलनसार होगा, वो फ्रेंडली होगा, वो आइसोलेटेड रहेगा। राइट। वो आगे किस तरह से, किस फील्ड में रुचि लेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, किस फील्ड में उसकी इंटरेस्ट होगी, ये सब हम होरोस्कोप के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। उसी तरह अगर आप प्रियम्बल पढ़ते हो तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की आगे की, इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मिलने वाला है। जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने बैठते हो, आपके सामने प्रियम्बल आएगा, तो आपने प्रियम्बल पढ़ के ये कोशिश की, ये पता लगाने की कोशिश की कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का मेन क्रक्स क्या है, आगे क्या दिखने वाला है हमें। राइट। इसके अलावा अर्नेस्ट बाकर है, ये एक फॉरेन के कॉन्स्टिट्यूशन विद है। वो क्या कहते हैं? प्रियम्बल इज द की नोट। की नोट का क्या मतलब होता है? वह चीज़ जिसके बिना चीज़ एंड अधूरा है। राइट। वो क्या बोलते हैं ना, जब मूवी चलता है तो मूवी का एक कोई प्लॉट होता है, अगर उसको निकाल दोगे ना तो पूरी मूवी इनकम्प्लीट लगेगी। तो उसी तरह कहते हैं कि प्रियम्बल जो है वो वही की नोट प्रोवाइड करता है जो एक बार फिनिश क्लाइमैक्स टच दे देगा। यानी एक ही जगह पे आप सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन, अगर आप किसी मूवी को देखना है तो आप की नोट देख लो, उसका क्लाइमैक्स देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। उसी तरह किसी स्पीच का, कॉन्फ्रेंस का सुनना है, क्रक्स जानना है, तो आप की नोट स्पीकर, किसी की नोट स्पीकर का डिस्कशन सुन लो, आपको समझ में आ जाएगा पूरे कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ होगा, है ना। जस्टिस हिदायतुल्ला, ये चीफ जस्टिस हमारे सुप्रीम कोर्ट के, वो क्या बोलते हैं? इट इज़ द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच लेज डाउन द पैटर्न ऑफ पॉलिटिकल सोसाइटी। पैटर्न ऑफ पॉलिटिकल सोसाइटी क्या है हमारे इंडिया का? सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विथ अ फीचर ऑफ इक्वलिटी, जस्टिस, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, लिबर्टी। ये हमारी पॉलिटिकल सोसाइटी है, इस तरह का हमें होना है। राइट। सो दीज आर फ्यू स्टेटमेंट्स जो कि अलग अलग लोगों ने लिखा है। अब आपको ये लग रहा होगा कि हम दूसरे की लिखी हुई बातें क्यों पढ़ रहे हैं। पहला ये रीज़न ये है कि अगर कभी आपको सिंपली वर्थ ऑफ प्रियम्बल या यूटिलिटी ऑफ प्रियम्बल के बारे में क्वेश्चन लिखने के आया, तो इन सारे में से किसी भी एक स्टेटमेंट का या एक और दो स्टेटमेंट्स को आप अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हो। राइट। अगर यूटिलिटी ऑफ प्रियम्बल के बारे में लिखने को आया कि प्रियम्बल का क्या यूज़ है, तो आप इन सब में से कुछ भी एक यूज़ कर सकते हो, बी वेदर एज ए इंट्रोडक्शन टू ऑफ योर आंसर और एज ए कंक्लूजन टू योर आंसर। राइट। सो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने ये जाना कि कुछ लोगों ने प्रियम्बल को अलग अलग शब्दों से संबोधित किया है, अलग अलग बातें बताई है प्रियम्बल के बारे में। लेकिन अगर एक जनरल पर्सपेक्टिव से, एक लेमैन की तरह समझे, तो प्रियम्बल क्या है? एक समरी है, क्रक्स ऑफ द होल कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन इन 81 वर्ड्स। राइट।
अभी है क्या क्या लिखा हुआ, वो दिखता कैसा है हमारा प्रियम्बल, ये देखने की कोशिश करनी है, राइट। ये देखने की कोशिश करनी है कि प्रियम्बल में है क्या क्या है, क्या ऐसी चीज़ें लिखी गई है जिसकी वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है और बहुत लोगों ने इसके बारे में चर्चाएं की है। तो सबसे पहले तो ये सोर्स ऑफ ऑथोरिटी बताता है, राइट। सबसे पहले क्या बताता है, ये सोर्स ऑफ ऑथोरिटी बताता है। मतलब सोर्स ऑफ ऑथोरिटी मतलब कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, किसने लिखा है उसको, कहाँ से ये ऑथोरिटी आई। क्या ब्रिटिशर्स ने हमें ये आज़ादी दी कि हम इस देश का संविधान लिखे? क्या हमने खुद ने संविधान सभा को ये आज़ादी दी? तो हुआ ऐसा था, एक थोड़ी सी मैं शिफ्ट ले जाता हूँ आपको बैकवर्ड। और आप सबको पता है कि इंडिया में लगभग 250 सालों तक अंग्रेजी हुकूमत रही। तो अंग्रेजी हुकूमत रहने के बाद क्या हुआ, 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए। लेकिन उससे पहले ही 1946 में ये डिक्लेरेशन कर दिया गया था कि इंडिया को आज़ादी दे दी जाएगी। तो वहाँ के प्रधानमंत्री, राइट, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था एटली साहब ने कि हम इंडिया को आज़ादी दे देंगे, इंडिया अब हमारे काम का नहीं है, या फिर जो भी है वो रातों रात उनका हृदय परिवर्तन हो गया, डेमोक्रेटिक बनना चाहते थे 250 साल के रूल के बाद, या फिर इंडिया की यूटिलिटी उनके लिए ख़त्म हो गई, या फिर वो अपनी टेरिटरी को ज़्यादा संभालना चाहते थे। ये हिस्ट्री में डिस्कशन का पॉइंट बनेगा। बट यहाँ पे एक फैक्ट ये है कि उन्होंने बोला कि इंडिया को स्वतंत्रता दे दी जाएगी। स्वतंत्रता देने का मतलब ये था कि कल तक जो अंग्रेजी हुकूमत, ब्रिटिश की पार्लियामेंट जो हमारे लिए कानून बनाती थी, क्योंकि ब्रिटेन में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है रिटेन वहाँ पे, तो वहाँ की पार्लियामेंट जो बनाती है वही कानून बन जाता है। तो क्या वैसा ही सिस्टम हम फॉलो करें? क्या ब्रिटेन की पार्लियामेंट हमारे इंडिपेंडेंट होने के बाद अगर हमारे लिए कानून बनाती रहेगी तो हमारे इंडिपेंडेंस किस काम का? तो ज़रूरत ये थी कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए या फिर एक ऐसा सेटअप तैयार किया जाए कि इंडिया अपने आप को गवर्न करने के लिए एलिजिबल हो, मतलब फंक्शनल हो जाए, ठीक है। तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था इंडिया में। कैबिनेट मिशन क्या था? ब्रिटिश की गवर्नमेंट की 3 मिनिस्टर्स को भेजा गया, राइट। इस कैबिनेट मिशन के 3 मेंबर थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथविक लॉरेंस एंड थर्ड है एवी अलेक्जेंडर, राइट। तो इन 3 लोगों ने आके एक फॉर्मूला समझाया इंडियंस को कि आपको एक संविधान बनाना चाहिए, ठीक है। उस संविधान बनाने के लिए आप एक ग्रुप असेंबली बनाइए जिसका नाम होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उसमें बहुत लोगों को कुछ कुछ सीटें दी, कुछ मुस्लिम लीग को जाएगी, कुछ कांग्रेस को जाएगी। तो ये कैसे पता चलेगा कि किसको कितनी जाएगी? तो एक इंटरिम इलेक्शन, टेम्पररी रूप पे एक इलेक्शन कराइए जहाँ पे सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जनता डायरेक्टली नहीं चुनेगी, कुछ लोगों से लिमिटेड लेवल पे हम एक इलेक्शन कराएंगे। तो उस कैबिनेट मिशन के प्लान के अंदर, राइट, कैबिनेट मिशन जब आया 1946 में, तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा का गठन किया गया। क्या किया गया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा का गठन किया गया। यही वो संविधान सभा है जिसने हमारे लिए संविधान तैयार किया। इस एक बड़ी सी असेंबली, आप इसको समझ लो उस समय की पार्लियामेंट थी ये, जब इंडिया आज़ाद हुआ लेकिन हमारा संविधान बना नहीं था। तो उस बीच में, अब देखो 1946 में तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर संविधान सभा बना दी गई। उस समय हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स थे, लेकिन 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए। लेकिन संविधान तो हमारा कब लागू हुआ आपको पता है? 26 जनवरी 1950 को। ये वो डेट है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, ठीक। तो इसके बीच में कौन चला रहा था सरकार? तो यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जो उस समय पार्लियामेंट का भी काम करती थी, राइट। तो इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे लिए संविधान तैयार किया। इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये प्रियम्बल लिखा है। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को प्रियम्बल लिखने की अधिकार किसने दी? कैबिनेट मिशन ने। कैबिनेट मिशन दे ही नहीं सकता, क्योंकि जब हम इंडिया इंडिपेंडेंट हो गए तो कैबिनेट मिशन की क्यों बात मानेंगे हम? तो ये प्रियम्बल में हमें पता चलेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, इन्होंने किसकी इजाज़त के बाद हमारे लिए संविधान लिखा है, ठीक है। दूसरा,
नेचर ऑफ इंडियन स्टेट कैसा होगा, जो हम संविधान बनाएंगे उसमें हम भारत को किस तरीके से देखना चाहते हैं। तीसरा कि इंडिया एक जो संविधान बना रहा है उसके थ्रू क्या अचीव करना चाहता है, व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन स्टेट, राइट। एंड चौथा वो बताता है किस डेट को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना और तैयार हो गया। तो ये चार महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, दीज फोर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस आर गिवन इन द preamble of our constitution, right? Let's see how. Okay, let's see how, right? ठीक है, चलो ठीक है, एक बारी मैं इसको क्लैरिफाई करता हूं। यहाँ पे हमने क्या देखा कि सोर्स ऑफ ऑथोरिटी के बारे में चर्चा करता है प्रियम्बल। प्रियम्बल में जो सोर्स लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, वी द पीपल। जब आप प्रियम्बल पढ़ोगे तो सबसे पहला ही है वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट। सो व्हाट डज प्रियम्बल सेज, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड, मतलब हम भारत के लोग, हमने ये संविधान बनाया है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी की बात है तो वो कहाँ से आएगा, वो वी द पीपल, यानी भारत के लोगों ने ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये अधिकार दिया कि भारत के लिए संविधान तैयार करे। कैसे दिया, इंटरिम इलेक्शन के थ्रू, ठीक, तब जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। और जब तक भारत के लोग चाहते हैं तब तक ये संविधान इस देश में लागू रहेगा। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव गिवन द पावर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कभी क्वेश्चन में कभी यदा कदा टकरा जाए कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सो इट इज द वी द पीपल, राइट। व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, अगर पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन स्टेट का नेचर किस तरह का दिया गया है, तो जो नेचर है वो क्या है, सोवरिन। अब इस हर वर्ड का अपना एक मतलब होता है। सोवरिन, जो कि आगे वाले स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। क्या, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो ये क्या है, ये नेचर ऑफ स्टेट है। हमारा इंडिया कैसा होगा, क्या रूपरेखा होगी हमारे इंडिया की, तो ये क्या है, सोवरिन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा। इसमें से ये जो दोनों वर्ड है ना, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, ये बाद में 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड किए गए, राइट। तो जो क्वेश्चन इस बार की 2022 की यूपीएससी में आया था कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट स्टेटस ऑफ इंडियन रिपब्लिक ऑन 26 नवंबर 1949, यानी जिस दिन ये प्रियम्बल लिख के तैयार किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन लिख के तैयार किया गया, उस दिन भारत के स्टेटस क्या था। चूंकि ये 1976 में 2 वर्ड आया है तो पुराने में क्या रहा होगा, सॉवरिन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, राइट। तो ऑप्शन सही क्या होता है, सॉवरिन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, राइट। तो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है, सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब वो 2 वर्ड एडेड है, इसलिए हम प्रेजेंटली क्या नेचर बोलते हैं, ये नेचर बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हम किस तरह का क्या चाहते हैं, टू सिक्योर टू इट्स ऑल द सिटीजन। जब आप प्रियम्बल पढ़ोगे तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। अगला लाइन ये बोलेगा, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, यानी हम चाहते हैं अपने सारे नागरिकों को देना, क्या देना, जस्टिस, राइट। तो ऑब्जेक्टिव पहला क्या है, जस्टिस। किस तरह की जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, राइट। देन लिबर्टी, किस तरह की, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, यानी आपको किस तरह का धार्मिक व्यवहार रखना है, आपको क्या सोचना है, आपका कॉन्साइंस क्या होगा, लिबर्टी ऑफ बिलीफ। फेथ एंड वर्शिप, राइट। इक्वलिटी,
किस चीज़ की इक्वलिटी? स्टेटस। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा समाज में, सबको इक्वल स्टेटस दिया जाएगा, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, और सबको समान अवसर दिया जाएगा, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, राइट। एंड इसके बाद क्या है एक गोल? डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल की डिग्निटी, ये इंश्योर करना इस कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य है। तो कोई भी ऐसा कार्य जो अनडिग्निफाइड हो ह्यूमन लाइफ के लिए, उसको कॉन्स्टिट्यूशन मना करती है। हम देखेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अनटचेबिलिटी, इन सब को कॉन्स्टिट्यूशन ने मना किया है। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट है। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ensuring the unity and integrity of the nation, राइट। एक और जो गोल है वो क्या है? फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी इसका मतलब क्या होता है? भाईचारा, कॉमन ब्रदरहुड। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी चाहता है कि हमारे देश में सब लोगों की क्या हो? आपस में भाईचारा हो, हम लोग फ्रेटर्निटी के साथ रहें, राइट। फ्रेटर्निटी ensuring the unity and integrity of the nation. So these are the objectives which are set by the preamble itself. Okay. Now next information which is given by the preamble is what? मैं इन सारे वर्ड्स का डिग्निटी, फ्रेटर्निटी, इन सब को एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी आप ये जानो कि जो इसमें डेट ऑफ एडॉप्शन एंड इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। अगर कोई आपसे पूछे कि डेट ऑफ एडॉप्शन एंड इनैक्टमेंट क्या है, तो 26 डे ऑफ नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया था, लिख के तैयार कर दिया गया था। लेकिन हमने 3 महीने वेट की, 26 नवंबर से 26 दिसंबर, 26 दिसंबर से 26 जनवरी, यानी 2 महीने, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया। क्या कर दिया? इन्फोर्स कर दिया हमने कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स करने के लिए हमने 2 महीने शुभ मुहूर्त का इंतजार क्यों किया? क्योंकि हम एक ऐसे दिन की तलाश में थे जो हमारे हिस्ट्री को डिग्निफाई करे, हमारे हिस्ट्री के लिए इम्पॉर्टेंट हो। तो 26 जनवरी ही वो इम्पॉर्टेंट दिन था जिस दिन हमने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, तिरंगा झंडा लहराया था कराची सेशन के बाद कांग्रेस के। मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वजह से हमने 2 महीने का इंतजार किया और जाके फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन इनफोर्स हो गया हमारा 26 जनवरी 1950 को, राइट। हालांकि कुछ पोर्शंस जैसे कि सिटीजनशिप, जो भी सिटीजनशिप के रिलेटेड आर्टिकल है, उसको 26 जनवरी को ही लागू कर दिया गया था। तो ऐसा अगर सवाल में आता है कहीं पे, या फिर कोई आपसे पूछता है कि क्या सारे कॉन्स्टिट्यूशन के सारे भाग को 26 जनवरी 1950 को ही इन्फोर्स किया गया था, उससे पहले कुछ इन्फोर्स नहीं हुआ था, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कुछ चीज़ें जो है वो 26 नवंबर 1949 को ही इन्फोर्स कर दी गई थी। जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे हो, जो आर्टिकल 60 में दिया गया है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन कराएगा? तो इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन वाली आर्टिकल लागू होनी चाहिए थी, तो 324 आर्टिकल, इसको भी लागू कर दिया गया था। आर्टिकल 5 से 9 जो सिटीजनशिप के बारे में बात करता है, इसको भी लागू कर दिया गया था, राइट। इसके अलावा और भी सारे आर्टिकल है, 366 वगैरह, जो समय ट्रांजिएंट पावर को डिनोट करते थे, कि जब तक एक टेम्पररी प्रोविजंस जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको भी 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। कुछ पोर्शन, बहुत कम ही, उसको 26 नवंबर 1949 को इन्फोर्स किया गया। जितने भी बचे हुए प्रोविजंस थे उन सबको टोटल 1950 में 26 जनवरी को इन्फोर्स कर दिया गया, और उस दिन से हमारा कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आ गया। उस दिन से हम सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहलाने लगे। 2 वर्ड हमने बाद में ऐड किया। तो मैंने नेचर ऑफ इंडियन स्टेट जो आपको बताया, उसमें पहला शब्द था सॉवरेन। सॉवरेन का क्या मतलब होता है? मैंने आपको पिछले डिस्कशन में भी बताया था कि सॉवरेन का मतलब होता है द कंट्री विच इज़ फ्री टू डिसाइड इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल अफेयर्स, राइट। उस देश में, उस कंट्री से ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं होगी, देयर इज नो अथॉरिटी अबव इट, राइट। तो सॉवरेन का मतलब होता है कि अगर इंडिया है तो इंडिया किस तरह से अपना इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रिलेशन रखना चाहता है किसी भी कंट्री से,
इंटरनल और एक्सटर्नल रिलेशन किसके साथ कैसा रखना चाहता है तो ये कर सकता है। दिस इज़ वाई इंडिया इज सॉवरेन। और ये सॉवरेनिटी इंडिया को कौन देता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया। उस एक्ट में ये बाकायदा लिखा था कि आज से इंडिया इंडिपेंडेंट होगा 15 अगस्त 1947 से। ब्रिटिश की पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947, और उसी एक्ट में उन्होंने लिखा था कि आज 1947 के 15 अगस्त से इंडिया इंडिपेंडेंट होगा। और उसके बाद इंडिया के पास कोई भी पावर होगी कि पुराने किसी भी लॉ को खारिज कर सके और अपने लिए किसी भी तरह का कानून बना सके। तो ये पावर इंडिया को मिल गई। और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसमें डिक्लेयर ही कर दिया कि हम सॉवरेन होंगे। कभी कभी आप पे ये सवाल होता होगा, कोई पूछ सकता है कि इंडिया सॉवरेन है तो इंडिया कॉमनवेल्थ का मेंबर क्यों है? अब ये कॉमनवेल्थ क्या है? तो कॉमनवेल्थ उन कंट्रीज़ का ग्रुप है जिसकी कभी न कभी ब्रिटेन का शासन रहा हो जिसके ऊपर। यानी कॉमनवेल्थ जो है वो एक ग्रुप है जिसके हेड ऑफ स्टेट, जो सेरेमोनियल हेड ऑफ स्टेट है, वो कौन होते हैं? ब्रिटेन के मोनार्क होते हैं। यानी वो उन कॉलोनीज़ का समूह है जो कभी न कभी ब्रिटेन के शासन में थे। तो क्या इंडिया का कॉमनवेल्थ का मेंबर होना अपने ऊपर ब्रिटेन की अथॉरिटी मानने के बराबर है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम बस एक कल्चरल और एंशिएंट टाई की वजह से, एंशिएंट रिलेशनशिप की वजह से इस ग्रुप के हिस्सा हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस ग्रुप का हमारे ऊपर किसी भी तरह का कंट्रोल है। हमारे यहाँ हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड डिक्लेयर्ड हैं। हेड ऑफ स्टेट हमारा कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। हमारा हेड ऑफ स्टेट जो है वो इंग्लैंड का क्राउन नहीं है, ब्रिटिश क्राउन जो है वो नहीं है। हमारे हेड ऑफ स्टेट कौन है? इंडिया स्टेट है, उसका हेड कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। और वो हर 5 साल के बाद बदल सकते हैं इलेक्शन के थ्रू। हालांकि उनका रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है, लेकिन दोबारा से उनको इलेक्शन जीत के आना होगा। ठीक है। तो कॉमनवेल्थ का हिस्सा होना किसी भी तरीके से इंडिया की सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। इसके अलावा कभी भी एक और मुद्दा ये उठ सकता है कि इंडिया जब सॉवरेन है तो G20 के हिस्से में क्यों है? क्या इंडिया यूएनओ के अंदर है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, तो क्या इंडिया सॉवरेन नहीं है? देखिए, यूएनओ का मेंबर होना, ब्रिक्स का मेंबर होना या फिर कॉमनवेल्थ का मेंबर होना, ये इंडिया की चॉइस है। मैंने क्या बताया? ऐसी कंट्री जो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हो। तो अगर चॉइस है तो किसी ग्रुप का हिस्सा भी हो सकता है, और उसकी चॉइस नहीं होगी तो वो उसे वापस भी निकल सकता है। ये डिसाइड करने के लिए इंडिया की सरकार इंडिपेंडेंट है। हालांकि यूएनओ का मेंबर होने के कुछ फ़ायदे भी हैं, तो ये तय करना होगा कि इंडिया को वो फ़ायदा चाहिए या नहीं। लेकिन किसी भी मायने में ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है कि इंडिया यूएनओ का मेंबर है या फिर कॉमनवेल्थ का मेंबर है या फिर ब्रिक्स का मेंबर है तो इंडिया की सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। सॉवरेनिटी का क्या मतलब है? कि हम इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है, किसी से पूछ के हमें वो कार्रवाई नहीं करनी है। राइट। अब सॉवरेन स्टेट होने का एक और मतलब है कि हम कोई और टेरिटरी एक्वायर कर सकते हैं। आपको पता होगा कि जब भी इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो बहुत सारे टेरिटरीज थे जो इंडिया का हिस्सा नहीं थे। गोवा, अंडमान एंड निकोबार, इन सबको बाद में इंडिया में मिलाया गया। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ये स्वतंत्रता दी गई थी इंडिया को कि इंडिया कोई अपनी टेरिटरी किसी को दे भी सकता है और किसी से ले भी सकता है अपने नाम पे टेरिटरी। तो सोवरेन स्टेट कैन अक्वायर टेरिटरी एंड सीड इट्स टेरिटरी। राइट। लेकिन जो सोवरेन नहीं हो, सपोज इंडिया आज़ादी से पहले क्या इंडिया किसी को एक्वायर कर सकता था? किसी टेरिटरी को नहीं कर। कौन सकता था? इंडिया के जो मास्टर्स थे उस समय, ब्रिटिश, वो कर सकते थे। तो इंडिया उस समय सोवरेन नहीं था। इंडिया उस समय, जब एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ, जब वर्ल्ड वार 2 हुआ या फिर वर्ल्ड वार 1 हुआ, इंडिया का क्या रोल था इसमें? क्यों इंडिया पार्टिसिपेट करे वर्ल्ड वार में? लड़ाई जर्मनी की है, लड़ाई ब्रिटेन की है, लड़ाई रसिया की है, यूएस की है। इसमें इंडिया का क्या रोल था? लेकिन चूंकि इंडिया उस समय इंडिपेंडेंट नहीं था, सॉवरेन नहीं था, इंडिया के जो सेना थे उसको वहाँ जाके लड़ाई करनी पड़ी, क्योंकि इनके हमारे मास्टर्स जो उस समय कॉलोनियल पर्सन्स थे, जो हमारे ऊपर काबिज थे, हमारे कंट्रोल कर रहे थे,
उनकी इंटरेस्ट यहाँ इन्वॉल्व थी। अगर उस समय इंडिया इंडिपेंडेंट होता, सॉवरिन होता, तो वो साइलेंट रह सकता था, वो किसी भी पक्ष में न जाता, ना जर्मनी के फेवर में, ना यूएस के फेवर में, ना ब्रिटेन के फेवर में। और ऐसा हुआ भी। अब देखो, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो वर्ल्ड दो भागों में बट गया था। एक भाग जो थे वो नाटो के मेंबर्स, नाटो अलायंस थे, और नाटो का नेता कौन था? यूएस। और दूसरा वार्सो पैक्ट, ये कौन थे? इसका नेता कौन था? यूएसएसआर, यानी कि जो अभी का रशिया है। तो लगभग सारी दुनिया के देश इवन इंडिपेंडेंट होते हुए कहीं ना कहीं किसी न ग्रुप में शामिल हो रहे थे। लेकिन इंडिया उन कुछ चुनिंदा कंट्रीज में से था जो अभी अभी तो इंडिपेंडेंट हुआ था, लेकिन बोला हम दोनों में से किसी में नहीं जाएंगे, हम क्या रहेंगे? नॉन अलाइंड रहेंगे। वी विल नीदर चूज द वार्सो पैक्ट, हम यूएसएसआर के सपोर्टर भी नहीं बनेंगे और हम नाटो के सपोर्टर भी नहीं बनेंगे, हम क्या रहेंगे? नॉन अलाइंड रहेंगे। तो इंडिया का शुरू हुआ नॉन अलाइंड मूवमेंट। ये सॉवरेनिटी का ही नतीजा था कि इंडिया ने वो इंडिपेंडेंट चॉइस ले पाया, अदरवाइज इंडिया वो चॉइस नहीं ले पाता, है ना। तो सॉवरेनिटी का सिंपल मतलब आप ये ध्यान रखिए, एग्जाम में आए तो इंडिपेंडेंट है जो वैसी कंट्री जो एक्सटर्नल और इंटरनल डिसीजंस लेने के लिए इंडिपेंडेंट है, ठीक है। फ्री विल से वो अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे सकती है, किसी की भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है, ये है सॉवरेन, राइट। दूसरा शब्द जो हमारे प्रियम्बल में आता है वो क्या आता है? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का दो तीन मतलब हो सकता है, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मतलब है कि देखिए, आपने तो सुना होगा या आप इसको ऑब्जर्व भी करते होंगे। आप देखो, इस देश में भूखमरी की हालत बहुत जगह है, अभी भी इंडिया में पॉवर्टी और हैंगर रहता है, लेकिन दुनिया का सेकंड रिचेस्ट आदमी, थर्ड रिचेस्ट आदमी भी इंडियन है। ये क्या डिनोट करता है? इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, राइट। वैसे तो सोशलिज्म जो है समाजवाद है, सोशलिज्म का हिंदी मतलब अगर आप देखें तो क्या कहता है? समाजवाद। इसकी ओरिजिन लोग करते हैं और इसके सबसे बड़े नेता के रूप में कार्ल मार्क्स को जाना जाता है, कार्ल मार्क्स के बाद जाना जाता है, राइट। अब कार्ल मार्क्स कौन है भैया? तो कार्ल मार्क्स एक फॉरेन थिंकर है जिनका मानना ये था कि दुनिया में हमेशा दो लोगों की लड़ाई चलती है। एक जो अमीर होते हैं उनको उन्होंने कैपिटलिस्ट का नाम दिया, ठीक है, पूंजीवादी लोग। और दूसरा पहले क्या हो गए? कैपिटलिस्ट हो गए। और दूसरा जो लेबरर क्लास, जो बचे हुए थे, है ना, पीजेंट क्लास, दूसरे वो हो गए। यानी अगर एक इंडस्ट्री है तो जो उसका मालिक है वो कैपिटलिस्ट हो गया और बाकी जितने भी वर्कर्स हैं वो क्या हो गए? वो पीजेंट क्लास में आ गए, लेबरर क्लास में आ गए, है ना। तो उनका क्या मानना था कि इन दोनों के बीच में आपस में लड़ाई होगी, क्योंकि कैपिटलिस्ट लोग जो है हमेशा लेबरों को प्रताड़ित करते रहते हैं। कुछ हद तक सही भी है, लेकिन उन्होंने क्या थ्योरी दिया कि ये लड़ाई इतनी बढ़ जाएगी कि जो इधर लेबरर क्लास हैं वो इनके अगेंस्ट रिवॉल्यूशन कर देंगे, क्रांति कर देंगे, और ऐसा करना चाहिए। उन्होंने स्लोगन भी दिया था, राइट, वर्कर्स ऑफ द होल वर्ल्ड यूनाइट एंड थ्रो अवे द कैपिटल फोर्सेस। मतलब उन्होंने पूरे दुनिया के जितने भी लेबरर्स थे उनको एक आह्वान दिया कि आप कैपिटलिज्म को दुनिया से हटा के फेंक दीजिए। तो इनकी जो थ्योरी है उसको कहलाई जाती है कम्युनिस्ट, राइट। इनकी थ्योरी से जो लोग मानने वाले हैं, जो ताल्लुकात रखने वाले हैं, उसको क्या बोलते हैं? कम्युनिस्ट। और एक कम्युनिस्ट कुछ नहीं है, ये समाजवाद जो सोशलिज्म है उसका अल्टीमेट चरम है, एकदम उत्कर्ष है। जहाँ पे जब सोशलिज्म धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इस हद तक बढ़ जाता है कि जो निचले सोशल स्टेटस में, जो क्लास स्टेटस है उसमें जो वर्कर क्लास लोग हैं वो रिवोल्यूशन पे आतुर हो जाते हैं, उसको बोलते हैं कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। अब कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में वायलेंस है, रिवोल्यूशन की बातें कही गई है, लेकिन इसका जो मेन इंडिकेशन है वो किस तरफ है कि एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए। इसी वजह से तो रिवॉल्यूशन हो रहा है ना। तो कार्ल मार्क्स का जो अल्टीमेट है कि कम्युनिस्ट लोग जब रिवॉल्यूशन कर देंगे और कैपिटलिज्म को दुनिया से हटा के फेंक देंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे समाज में कोई भी क्लास डिफरेंशिएशन नहीं रहेगा और समाज जो है वो बराबर हो जाएगा। तो मुद्दा उनका भी है कि समाज में बराबरी लाई जाए, लेकिन कैसे? रिवॉल्यूशन के थ्रू। जो इंडिया में हम लोगों ने सोशलिज्म अपनाया है उसका भी जो गोल है वो वही है
हमारे इंडिया का भी जो गोल है वो क्या है, वो सोशल ऑर्डर लाना है। क्या है? सोशल ऑर्डर। और ये कैसे आएगा? इक्विटेबल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इक्विटेबल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ यानी सबको रिसोर्सेस बराबरी से बांटा जाए। अभी आपको मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ ऐसा क्यों ज़रूरी है। इक्वलिटी लाने के लिए इक्विटेबल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जरूरी है। और ऐसा क्यों जरूरी है? मान लो कि एक पर्सन है जिसके 4 बच्चे हैं, ए, बी, सी और डी। ए के पास 100 रुपये हैं, बी के पास 50 रुपये हैं, सी के पास 20 रुपये हैं और डी के पास 40 रुपये हैं। अब जो वो पर्सन मरता है तो उसके पास 1000 रुपये थे। तो एक तरह की इक्वलिटी तो ये कहती है कि सब में 250 रुपये बांट दिया जाए, ईच 250 ईच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए चारों बच्चों में। लेकिन अगर हम 250 ईच डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ए के पास कितना हो जाएगा? 350, राइट। इसके पास हो जाएगा कितना? 300। इसके पास कितना रहेगा? 270। और इसके पास कितना हो जाएगा? 290, है ना। सारे बच्चे बराबर हो पाए? नहीं। लेकिन जो पिता है उसका मोटिव क्या था कि हमारे सारे बच्चे बराबर हों, एक तरह के कपड़े पहने, एक तरह की खाना खाएं। ये तो हर फादर का एम होता है, हर फादर का मानना होता है। तो इस वजह से क्या किया जाएगा? आइडियली जिसके पास ऑलरेडी ज़्यादा है उसको थोड़ा कम दिया जाएगा, जिसके पास बिल्कुल भी कम है उसको सबसे ज़्यादा दिया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके पास ज़्यादा है उससे छीन को दूसरे को दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो यही अंतर है कार्ल मार्क्स के कम्युनिज्म में और इंडिया के सोशलिज्म में, कि कार्ल मार्क्स का कम्युनिज्म क्या बोलता है? सोशल इक्वलिटी लाने के लिए जो ऊपर वाले क्लास है उनकी कटौती कर दी जाए, उनसे ज़बरदस्ती दूसरे को रिवोल्यूशन के थ्रू लाया जाए। लेकिन हमारे यहाँ जो सोशलिज्म है वो क्या कहता है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ तो होना चाहिए, सोशल ऑर्डर तो होना चाहिए, सामाजिक भेदभाव खत्म होना चाहिए। लेकिन कैसे होना चाहिए? डेमोक्रेटिक मीन्स के थ्रू, डेमोक्रेटिक तरीके से होना चाहिए। यानी जो लोग, जिनके पास पहले से पैसे हैं, जिनके पास पहले से साधन हैं, उनको ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन जिनके पास नहीं है उनको क्या करे? सरकार हेल्प करे, यानी गवर्नमेंट हेल्प करे, राइट। तो सोशलिज्म का मतलब हमारे यहाँ ये है। इसको हम क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ जो सोशलिज्म है उसको हम इंडियन सोशलिज्म कह सकते हैं, इंडियन वर्जन ऑफ सोशलिज्म कह सकते हैं, या फिर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कह सकते हैं, क्योंकि हमें डेमोक्रेटिक तरीके से सोशल ऑर्डर चाहिए। ठीक है। अगर इसी सोशलिज्म और कैपिटलिज्म को हम इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में बात करते हैं, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें क्या मतलब होता है? कैपिटलिज्म का मतलब होता है प्राइवेट इंडस्ट्री। जिस भी देश में प्राइवेट इंडस्ट्री का बोलबाला होगा, प्राइवेट इंडस्ट्री ज़्यादा होगी, तो हम क्या बोलेंगे? वो कैपिटलिस्ट है। वहाँ पे कोई रेगुलेशन नहीं है। अगर मान लो एक सामान है, राइट, जिसके 100 क्वांटिटी बची है मार्केट में और ख़रीदने वाले 1000 हैं, तो इसका मान लो प्राइस 10 रुपये ईच बिक रहा है। अगर वही सामान 100 रहेगा तो खरीदने वाले 10,000 हो जाएंगे, तो इसका प्राइस 100 हो जाएगा। लेकिन इस 10,000 में से कितने लोगों की जेब में 100 रुपये स्पेंड करने की हैसियत है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। तो कैपिटलिज्म यही बोलता है कि वो हैसियत हो उनकी या ना हो, अगर मार्केट की डिमांड है तो प्राइस बढ़ जाना चाहिए। लेकिन सोशलिज्म ये बोलता है कि प्राइस कौन कंट्रोल करेगा? गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पे प्राइस कौन कंट्रोल कर रहा है? मार्केट कर रहा है, यानी प्राइवेट पार्टी कर रही है। लेकिन सोशलिज्म में कौन कंट्रोल कर रहा है? गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। हमने क्या किया? उन दोनों का मिक्सचर अप्लाई कर दिया कि कुछ हद तक तो हम मार्केट के हिसाब से बढ़ने देंगे, लेकिन एक ज़रूरत आएगी तो हम क्या करेंगे? रोक देंगे, उसके ऊपर नहीं जा सकते। हम मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर देंगे कि आपको पैरासीटामोल की दवाई बेचनी है, आप बेचिए, लेकिन 15 रुपये से ज़्यादा महंगी नहीं बेच सकते, वो एसेंशियल कमोडिटी है। तो इसको हमने क्या नाम दिया? मिक्स्ड इकोनॉमी नाम दिया, जहाँ पे कैपिटलिज्म के भी फीचर रहेंगे, यानी प्राइवेट लोग भी रहेंगे, और सोशलिज्म के फीचर रहेंगे, यानी पब्लिक, यानी गवर्नमेंट की कंट्रोल भी रहेगी। हमने क्या नाम दिया इसको? मिक्स्ड इकोनॉमी नाम दिया। तो अगर इकोनॉमिक टर्म्स में सोशलिज्म को देखा जाए तो उसका मतलब होता है कंट्रोल ऑफ पब्लिक, यानी गवर्नमेंट ओवर द डिसीजन मेकिंग, कि कितना प्रोडक्शन होगा, किस प्राइस पे बिकेगा, किसको क्या मिलेगा, ये सारी कुछ गवर्नमेंट तय करती है, वो सोशलिज्म होता है।
लेकिन जब आप इंडिया के कॉन्सेप्ट में देखोगे तो सोशलिज्म तो है ही, हम सोशलिस्ट कंट्री हैं, क्योंकि हमको क्या लाना है, सोशल ऑर्डर लाना है, सोशल इक्वलिटी लाना है। इसी वजह से कुछ हद तक सबको ग्रो करने की मौका मिलनी चाहिए। अगर मान लो इंडिया में स्टार्टअप चल रहा है, सब छोटे छोटे कंपनियां लगा रहे हैं, ओला चल रहा है, ऊबर का कैब चला रहे हैं लोग, अचार बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं। अगर उस पर गवर्नमेंट बोले नहीं, आज आप अचार बना रहे हो, आप 2 रुपये किलो ही बेचोगे, तो उनकी लागत 4 रुपये की होगी, वो कैसे बेच पाएंगे 2 रुपये? तो उनको तो ग्रो करने का मौका नहीं मिलेगा। मतलब उन्होंने जो इन्वेस्ट किया वो भी गया, उनके पास पहले से कुछ है भी नहीं, तो सोशलिज्म हो कैसे पाएगा, राइट। तो इसी वजह से भारत में क्या बोलते हैं कि कुछ हद तक आप अपने प्राइस अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकते हैं, जितना डिमांड होगा उस हिसाब से आप बेच सकते हैं, लेकिन एक लिमिट पे सोसाइटी के लिए हम कैपिंग कर देंगे, ठीक। तो इसको नाम क्या दिया, गवर्नमेंट कंट्रोलिंग द कमांडिंग हाइट्स ऑफ इकोनॉमी। अब इसका एक और मीनिंग निकल के आता है, ये हालांकि इकोनॉमी से कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझा देता हूँ कि गवर्नमेंट, इंडिया का जो सोशलिज्म है वो किस फीचर से पहचाना जाता है, गवर्नमेंट कंट्रोलिंग द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी। मतलब जो प्योर सोशलिज्म होता है उसमें हर चीज़ पब्लिक होती है, चाहे वो दवा की फैक्ट्री हो, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे वो रोटी बनाने वाली आटा की फैक्ट्री हो, चाहे किसी भी चीज़ की फैक्ट्री हो, सब कुछ सरकारी होगा, कोई भी चीज़ प्राइवेटली ओन्ड नहीं होगा। लेकिन इंडिया में हमने ये सेटअप किया कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, जिसका कॉमन पब्लिक से ज़्यादा वास्ता है, उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। जैसे रेलवे, डिफेंस, कम्युनिकेशन, फोन्स, राइट, इन सबको गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, रेगुलेट करेगी। बाकी प्राइवेट लोगों के लिए ओपन छोड़ दिया जाएगा। यानी उसके लिए रूल्स गवर्नमेंट निर्धारित करेगी कि आपको इंडिया में किसी पर्टिकुलर तरह का बिजनेस करना है तो सरकार से ये सारी परमिशन लेनी होगी, ये सारे लीगल क्राइटेरिया फुलफिल करेंगी। यानी गवर्नमेंट ऊपर की चीज़ें कंट्रोल कर रही है, नीचे लेवल पे प्राइवेट लोगों को छोड़ दिया गया कि आप अपने हिसाब से अपना बिजनेस करिए। तो दिस इज द फीचर ऑफ इंडियन सोशलिज्म, इंडियन मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। तो ना तो हम पूरी तरह कैपिटलिस्ट हैं, ना ही हम पूरी तरह सोशलिस्ट हैं, हम बीच के हैं। इसीलिए हमको क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट बोलते हैं, राइट, ठीक है। अब ये जो वर्ड है सोशलिज्म, वो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 42nd ऑफ अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था। हालांकि केस भी हुआ था, कुछ लोग चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने केस डाला था कि सोशलिस्ट वर्ड जो है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसलिए इसको हटा दिया जाए, सोशलिस्ट को भी और सेकुलर को भी। तो कोर्ट क्या जजमेंट देती है, सोशलिज्म शैल नॉट बी इंटरप्रेटेड इन द नैरोअर सेंस। नैरोअर सेंस का मतलब क्या है कि जो लिटरल मीनिंग है कार्ल मार्क्स वाली, उस तरह से हमारे सोशलिज्म को नहीं देखा जाना चाहिए। इट हैज़ नॉट गॉट एनी डेफिनेट मीनिंग, इट गेट्स डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट टाइम्स। यानी सोशलिज्म का जो मतलब है हर कंट्री के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से चेंज होते रहता है। अगर हम ब्रॉड सेंस में बात करें तो इंडिया में जो सोशलिज्म है उसका सिंपल मतलब है वेलफेयर मेजर ऑफ इट्स सिटीजन। कोई क्लासलेस सोसाइटी, किसी भी रिवोल्यूशन की बातें नहीं की जा रही है हमारे सोशलिज्म के अंदर। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला आपके पिटीशन खारिज है, सोशलिज्म लिखा गया है। हमारे बहुत सारे ऐसे फीचर है ना, सिर्फ सोशलिस्ट वर्ड 1976 में लिखा गया था ना, लेकिन जब आप देखोगे डीपीएसपी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बात करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, राइट टू लाइवलीहुड, ये सारे क्या है, सोशलिस्ट फीचर है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन द सोसाइटी के बारे में बात कर रहा है। कॉमन पूरा आर्टिकल जो 39 है हमारा, वो पूरा सोशलिस्ट ऑर्डर के बारे में बात करता है। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो था, आर्टिकल 39 तो था ही, उसको थोड़ा ना बाद में लिखा गया है, राइट। तो ये एक मुद्दा ये है कि उसको एक समरी वर्ड प्रीएम्बल में डाला गया 1976 में। बट सोशलिज्म के जो फीचर थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 में लिखे थे अंदर में, ऊपर में प्रीएम्बल में सोशलिस्ट जो वर्ड है वो बाद में ऐड किया गया, ये अलग बात है, ठीक है, राइट। तो अभी तक हमने 2 वर्ड्स को डिस्कस किया है जो नेचर ऑफ इंडिया डिफाइन करते हैं, वो क्या है, सॉवरेन, सोशलिस्ट। तीसरी बात आती है सेक्युलर की। सेक्युलरिज्म के बारे में हम डिटेल में तब पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट में आज मैं कुछ हद तक सेक्युलरिज्म को डील कर दूंगा, लेकिन और भी ज़्यादा डिटेल में फंडामेंटल राइट जब पढ़ेंगे उसमें आर्टिकल 25 to 28 आता है, ठीक है। उसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन
के बारे में दिया गया है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में दिया गया है। तो उसमें हम डिटेल में सेकुलरिज्म के बारे में और पढ़ेंगे कि इंडियन, अभी क्या है यहाँ पे, सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है। सर्वधर्म समभाव, क्या मतलब होता है, सर्वधर्म समभाव। सर्व मतलब ऑल, धर्म मतलब रिलीजन, समभाव मतलब एक तरीके से देखना। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं सारे स्टूडेंट्स को समभाव से देखता हूँ, मतलब मेरे लिए सारे स्टूडेंट्स बराबर हैं। कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन नहीं, कौन अमीर है, कौन गरीब है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो उसी तरह जो भारत है, भारत की सरकार है, इंडिया का स्टेट है, अपने सारे सिटीजन्स को, चाहे वो किसी भी धर्म के अनुयायी हो, बराबर से देखेगा। ये डिक्लेरेशन कर दी गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हालांकि वर्ड सेकुलर जो है ये भी बाद में आया है, सेकुलरिज्म का जो वर्ड है ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ही ऐड किया गया प्रीएम्बल में। लेकिन फिर मैं आपको वही बता दूं कि आर्टिकल 25 to 28 में एक्सप्लिसिटली लिखा गया है कि हर इंसान को अपना धर्म चुनने की आज़ादी होगी। धर्म के बिना पे जो भारत की सरकार है वो किसी से भेदभाव नहीं कर सकती। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन द रिलीजन, ये एक जगह नहीं, कई कम से कम 10 जगह लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि वोटिंग देने के लिए किसी भी तरह का रिलीजियस भेदभाव नहीं किया जाएगा। जॉब, पब्लिक जॉब में किसी को धर्म के आधार पर नहीं भेदभाव किया जाएगा। तो एक तरीके से ये जो फीचर्स थे अगेन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी लिखे गए थे, लेकिन जो वर्ड सेकुलरिज्म है वो लिखा गया कब, प्रीएम्बल के अंदर कब डाला गया, वो इसी 1976 में डाला गया था। तो सेकुलरिज्म का अगर मीनिंग, अगर डिफिनेशन आपको लिखना हो तो इसका मतलब क्या होता है, एवरी रिलीजन विल गेट इक्वल रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टेट। एवरी रिलीजन विल गेट द इक्वल रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टेट, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे कोई भी और रिलीजन हो इस देश में, सबको स्टेट इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा। यानी सरकार सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देगी, किसी के साथ भी ज़्यादा नहीं कर सकती और किसी को सिर्फ धर्म के आधार पर कम नहीं किया जा सकता। ये मतलब है सेकुलरिज्म का। ठीक है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म को मानता है, मतलब कि हम किसी से भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन ज़रूरत पड़ी पब्लिक गुड के लिए, पब्लिक सामान्य जनरल इंटरेस्ट में, जनता की भलाई के लिए, तो रिलीजियस मैटर को रेगुलेट जरूर किया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा ट्रिपल तलाक का मुद्दा था या फिर सबरीमाला का मुद्दा था, ये सब धार्मिक मामले हैं कि किसी मंदिर में महिलाओं को एंट्री दी जाए या नहीं दी जाए, कोई पति अपने पत्नी को कैसे तलाक देता है, ये धर्म का मुद्दा है, पर्सनल मुद्दा है। लेकिन इसमें सरकार, कोर्ट इंटरफेयर करती है, क्यों, क्योंकि ये कॉमन गुड की बात आ गई, इक्वलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। अगर इसी को आप वेस्टर्न यानी यूरोपियन कंट्रीज से कंपेयर करोगे तो वहाँ पे क्या बोला जाता है कि वो लोग भी सेकुलर है, लेकिन उसमें ये बोला जाता है कि जो स्टेट है, जो सरकार है, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। चाहे धर्म के मामले में अच्छा हो रहा हो या बुरा हो रहा हो, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इंडिया में सेकुलरिज्म का ये मतलब है कि जो स्टेट है, जो सरकार है, वो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी, लेकिन धार्मिक मैटर में इंटरफेयर किया जा सकता है अगर ज़रूरत पड़ी तो, अगर जनता को उसकी ज़रूरत है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। और जो वेस्टर्न कल्चर में चलता है, जो वेस्टर्न कंट्री में चलता है, उसको बोलते हैं निगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, यानी कि रिलीजन के मैटर में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। ये कहाँ चलता है, ये वेस्टर्न में चलता है ना। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, निगेटिव सेकुलरिज्म मीन्स स्टेट कंप्लीटली फॉरबिड्स पब्लिक डिस्प्ले ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी। धर्म और स्टेट का कोई लेना देना नहीं होगा। एक और निगेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब यह है कि हमारे यहाँ क्या है, अगर आप मुस्लिम हैं तो आप पब्लिक में अपने काम कर सकते हैं, हिंदू है तो भी आप पब्लिक में बोल सकते हैं कि मैं हिंदू हूँ, आप जनेऊ पहन के घूम सकते हैं। अगर कोई और आपका भगवा धारण करना है, भगवा धारण करके घूम सकते हैं, स्टेट को उससे कोई लेना देना नहीं है। आप घूमिए नहीं घूमिए, हाँ स्टेट जो है, सरकार ये है, ये नहीं करेगी कि जो भगवा धारण किया वो पहली सीट में बैठेगा और जो टोपी पहना है वो आखिरी सीट में बैठेगा। ऐसी भेदभाव स्टेट नहीं करेगा, जो पहले आया जहाँ है वहाँ बैठेगा। तो भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ कंट्रीज जो हैं वो बोलते हैं कि आपकी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है वो अपने घर में रखिए। ठीक है, जैसे ये हमारे यहाँ इशू होता है
कि हिजाब पहन के स्कूल आया जाए या ना आया जाए। लेकिन देखिए एक कंट्री जहाँ है वो, जैसे तुर्की, उसने हिजाब को पब्लिक में बैन ही करके रखा है। मतलब क्यों बोलते हैं हम सेकुलर है? निगेटिव सेकुलरिज्म है। जहाँ भी पब्लिक चीज़ें होंगी, जहाँ भी सरकारी चीज़ें होंगी, वहाँ पे किसी रिलीजन को महत्व नहीं दिया जाएगा। मतलब कि कंप्लीट डिसोसिएशन फ्रॉम द रिलीजन स्टेट का। हमारे यहाँ एसोसिएशन है, ज़रूरत पड़ने पे इंटरफेरेंस भी है, लेकिन भेदभाव नहीं कर सकते। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन इंडियन सेक्युलरिज्म, दैट इज पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, एंड अदर सेक्युलरिज्म दैट इज निगेटिव सेक्युलरिज्म। वहाँ पे आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी आप पब्लिकली डिस्प्ले नहीं कर सकते। सरकार जो है वो किसी तरीके से किसी के रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगी, कंप्लीट डिसोसिएशन। हमारे यहाँ क्या है, इंडिया का अपना कोई रिलीजन नहीं है, सारे रिलीजन को हम बराबर से मानेंगे। तो दिस इज इंडियन सेक्युलरिज्म, राइट। ठीक है। इसी सेक्युलरिज्म के ऊपर एक बहुत अच्छे राइटर हैं, इसको आप बहुत जगह, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति, जिनके नाम पे हम शिक्षक दिवस, टीचर्स डे बनाते हैं, उन्होंने एक बुक में क्या लिखा है कि द इंडियन स्टेट डज नॉट कंप्लीटली रिजेक्ट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन्स। जैसा कि वेस्टर्न स्टेट करते आ रहे हैं कि रिलीजन होना ही नहीं चाहिए, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ रिलीजन होगा ही नहीं। ठीक है। तो क्या कहता है, हम कंप्लीटली रिलीजन को किसी की ज़िंदगी से निकाल नहीं रहे हैं, ना ही हम सेक्युलरिज्म को एक तरह के रिलीजन के रूप में इस्टेब्लिश कर रहे हैं। Nor does secularism itself becomes any religion. We hold that no religion shall be given preferential status. तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि हम किसी की ज़िंदगी से रिलीजन को निकालना भी नहीं चाहते और ना ही उनके ऊपर सेकुलरिज्म नाम का रिलीजन थोपना चाहते हैं। हम बस ये चाहते हैं कि किसी भी रिलीजन को एक के ऊपर बढ़ के ना माना जाए, किसी को प्रेफरेंस ना दिया जाए, किसी को ज़्यादा पक्षपात न किया जाए, सबको बराबरी से देखा जाए। तो अगर आपको अपने सेकुलरिज्म के ऊपर कोई कंक्लूजन तैयार करना है इंडियन सेकुलरिज्म के ऊपर, तो बहुत ही बढ़िया डॉक्टर राधाकृष्णन के शब्दों में आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। अबाउट, इफ यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट द इंडियन वे ऑफ सेकुलरिज्म, दैट इंडियन स्टेट डज नॉट कंप्लीटली रिजेक्ट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन in individual lives, nor does secularism itself becomes any religion. We hold that no religion shall be given preferential status. ठीक है। अब इंडिया में सेकुलरिज्म के एक समरी फॉर्मेट में पढ़ लेते हैं उसके कुछ एनालिटिकल एस्पेक्ट्स को। ठीक है। सेकुलरिज्म क्या है, जो मैंने आपको दिखाई दिया, बता दिया। सेकुलरिज्म मीन्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एस्पेक्ट। और रिलीजन जो है प्योरली पर्सनल मैटर होगा, राइट। नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द रिलीजन, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में प्रियम्बल में लिखा गया था। लेकिन इसके अलावा जो हमारे फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, आर्टिकल 25 to 28, फिर 29 and 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, वो सेकुलरिज्म के बारे में ऑलरेडी बता रहे थे। ये अलग बात है कि हमने स्पेसिफिक वर्ड सेकुलर को बाद में मेंशन किया। एक केस है एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का, उसमें 9 जज बेंच कॉन्स्टिट्यूशन की बैठी सुप्रीम कोर्ट के, और उसने रूल किया कि जो सेकुलरिज्म है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब कि कोई ऐसा अमेंडमेंट हो ही नहीं सकता जो इंडिया से सेकुलरिज्म हटा दे। कोई ऐसा लॉ बना ही नहीं जा सकता जो धर्म के आधार पर भेदभाव करे, क्योंकि जो सेकुलरिज्म है वो अपने आप में बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर आप सेकुलरिज्म को कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल देते हैं तो आप उसका एक इंपॉर्टेंट पिलर हटा देंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल रह ही नहीं पाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बता के रखा है कि इंडिया में अमेंडमेंट के थ्रू किसी भी पार्ट को पार्लियामेंट चेंज कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है कि वो पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ डिक्लेयर्ड है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। उसी तरह इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर करके रखा है कि सेकुलरिज्म जो है वो बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। इंडियन सेकुलरिज्म क्या है, वेस्टर्न सेकुलरिज्म क्या है, इन दोनों के बारे में मैंने बता दिया। यहाँ पे वेस्टर्न सेकुलरिज्म में जो
स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो बिल्कुल भी रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करती, हमारे यहाँ करती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ इसका जो सेकुलरिज्म है उसके चैलेंजेस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से हमारे देश में सेकुलरिज्म को चैलेंज चलता है। कुछ उपद्रवी तत्व हैं जो सेकुलरिज्म को चाहते हैं कि इस देश में सेकुलरिज्म ना हो, या फिर कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, या फिर क्या ऐसी सिचुएशन है जिससे हमारे सेकुलरिज्म को इंडिया में थ्रेट है। ये एक टॉपिक है, जीएस पेपर 1 आप पढ़ोगे। देखो यूपीएससी में सबसे अगर आपको अच्छे स्कोर करना है ना, तो इंटर पेपर कनेक्टिविटी होना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी, लेकिन सेकुलरिज्म जो अपने आप में एक टॉपिक है, वो जीएस 1 में है इंडियन सोसाइटी का। तो इंडियन सोसाइटी में सेकुलरिज्म है, लेकिन उसको चैलेंजेज हैं। ऐसा नहीं कि सेकुलरिज्म की जर्नी हमारे सोसाइटी में हमेशा स्मूथ रही हो। तो क्या चैलेंजेज है? सबसे पहला चैलेंज है पॉपुलिस्ट पॉलिसी मेकिंग, दोनों तरीके से। राइट, कई बार आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि इलेक्शन के समय ये जो मंदिर और मस्जिद वाला मुद्दा है अचानक से आ जाता है। सरकार कुछ ऐसी डिसीजन लेती है जो पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ही सूट करे। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म को थ्रेट है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बहुत लोगों ने अपोज किया कि धर्म के आधार पर नागरिकता दी जा रही है। सरकार की अपनी लॉजिक थी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आना इस पे बाकी है, क्लैरिटी आना बाकी है कि वाकई में सेकुलरिज्म के अगेंस्ट था। लेकिन अगर ये सेकुलरिज्म के अगेंस्ट है तो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के। तो अगर कोई भी सरकार, चाहे अभी की हो या पहले की हो या आने वाली हो, सिर्फ जनता के किसी पर्टिकुलर सेक्शन को धर्म के आधार पर खुश करने के लिए, अपीज करने के लिए कोई डिसीजन लेती है तो सेकुलरिज्म को सबसे बड़ा थ्रेट है। राइट, कास्टिज्म एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट एक पर्टिकुलर रिलीजन में हो सकता है, लेकिन उसके बेस पे बहुत हद तक डिस्क्रिमिनेशन, स्पेशली जब आप हिंदू रिलीजन की बात करेंगे तो सोसाइटी में बहुत हद तक डिस्क्रिमिनेशन था कास्ट के बेसिस पे। सेकुलरिज्म के हिसाब से क्या होना चाहिए, हर इंसान जो हिंदू है उसको मंदिर में जाके पूजा करने का अधिकार होना चाहिए। ये सेकुलरिज्म सिर्फ इंटर रिलीजन बातें नहीं है, ये रिलीजन के अंदर भी सेकुलरिज्म होना चाहिए। ठीक है, अब मान लो कि पुराने ज़माने में दलितों को मंदिर क्या सड़कों पे चलने की अनुमति नहीं थी। और वो हम दिक्कत की बात है, दुख की बात है कि हम आज भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। शहर में आप रहते होगे तो आपको कम दिखता होगा, लेकिन आप गांव में जाओ ऐसे बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी कि आप किसी पर्टिकुलर जाति के खाए हुए बर्तन में नहीं खा सकते। ऐसा बहुत जगह होता है। किसी जाति के साथ आप बैठ गए तो बोलेंगे वो नहा लो, गंगाजल छीट लो, ये कर लो। तो इस तरह की जो अवधारणाएं हैं डिस्क्रिमिनेशन वाली, अनटचेबिलिटी वाली, वो सेकुलरिज्म को सबसे बड़ा थ्रेट है। तो सेकुलरिज्म एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में इक्वलिटी करने की तक ही सीमित नहीं है, एक रिलीजन के अंदर जो बहुत सारे सब क्लास है, सब कास्ट है, उसमें भी इक्वलिटी होनी चाहिए। ठीक, तीसरा क्या है, रेडिकल पॉलिटिक्स, जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। एक एक्सट्रीम आइडियोलॉजी को पकड़ के चलना, मंदिर यहीं बनाएंगे, ठीक है, उसका अपना बेसिस है, लेकिन सिर्फ उसी बात पे अड़ जाना, एकदम एक्सट्रीम कर जाना, महिलाओं को वो अधिकार नहीं होगा, कुरान में ये नहीं लिखा है। तो इस तरह की पॉलिटिक्स जब होने लगती है तो क्या करते हैं, बंटवारा, समाज का बंटवारा कर देता है, सोशल फैब्रिक खराब हो जाएगा हमारे देश का। ठीक है, ग्रोइंग इनटॉलरेंस। देखिए सेकुलरिज्म का एक सबसे ब्यूटीफुल चीज़ ये है कि जब आप एक दूसरे की, देखो रिलीजन जो भी इंडिया में है ना, बड़ा अच्छे से बनाया गया है सारे रिलीजन। एक शायरों ने कहते हैं या फिर कुछ भी कहते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कोई रिलीजन ये नहीं कहता कि आप धर्म के नाम पे जाके कत्लेआम करो। रिलीजन वही होता है जो आपको सोलेस, शांति दे। जब आप कत्ल कर रहे हो तो किस बात की शांति? जितने भी रिलीजन है ना, वो कैसे बने, एक ओपिनियन के डिफरेंस के कारण ही बने। लेकिन उस ओपिनियन के डिफरेंस में भी तब के टाइम पे क्या था
कि आपकी अलग ओपिनियन हो सकती है, मेरी अलग ओपिनियन हो सकती है, लेकिन हम दोनों आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। अगर जब तक वैसा चलता रहा, इसको क्या बोलते हैं, टॉलरेंस, सहिष्णुता, यानी आपके बात को मैं समझ लूँ, मेरे बात को आप समझ लो, आप अपनी जगह सही हो, मैं अपनी जगह सही हूँ, इसको सहिष्णुता बोलते हैं। कि आप दूसरे की ओपिनियन को लिसन करने के लिए, सुनने के लिए किस हद तक रेडी हैं। तो जब तक ये टॉलरेंस रहेगा ना, सेकुलरिज्म को थ्रेट नहीं आएगा। लेकिन जब भी आप बोलते हो कि नहीं, सिर्फ मैं जो मानता हूँ, सिर्फ मेरे भगवान ही भगवान है, आपके भगवान भगवान नहीं हैं, तो दिक्कत हो जाएगी, तो सेकुलरिज्म को थ्रेट हो जाएगा। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, एक रिलीजियस आइडेंटिटी को ही सुप्रीम मानना, उसके लिए लड़ाई करना, ये रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है। क्रॉस बॉर्डर रेडिकलिज्म, अब इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारे इंडिया में। कि आप देखते हो ना कि कई बार बच्चों को इंडिया से बाहर ले जाके, बॉर्डर के उस पार ले जाके इस तरह मैनिपुलेट किया जाता है जिहाद के नाम पे, कि वो वापस आके वायलेंस पे उतर आते हैं। इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है, उनका क्या हो रहा है, धर्म के नाम पे शहीद हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, उनकी फैमिली छूट गई, 20 साल की उम्र में जहां उनको ग्रेजुएशन में होना था वो गोलीबारी करेंगे। तो क्रॉस बॉर्डर एलिमेंट्स का भी इसमें बहुत रोल है। और जब जब ये हुआ है तो सेकुलरिज्म को हमारे इंडिया में थ्रेट है। तो दीज आर सर्टेन चैलेंजेस जो कि इंडिया में सेकुलरिज्म के लिए खतरा है। और सेकुलरिज्म को प्रोटेक्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि संविधान में लिखा गया है कि यह ऐसा नहीं कि हमने कोई बाहर से एक्स्ट्रा चीज़ डाली है संविधान में, ये पहले से लिखा हुआ था। और कोर्ट भी मानती है, कोर्ट ये मानती है कि बेसिक स्ट्रक्चर है, तो इसको प्रोटेक्ट करना। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में बाकी सारे राइट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, हम ये बोलते हैं कि मुझे बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, तो सबकी धर्म की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक मैंने कोशिश की थी कि जितने भी सेकुलरिज्म के आसपास के व्यूज़, ओपिनियन हैं, उसको एक इन्फोग्राफिक्स के फॉर्म में बना के आपको दिया जाए। जब आप पीपीटीज डाउनलोड करोगे, आपको जो दी जाएंगी, उसके थ्रू आपको ये राइटअप मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट, 3 वर्ड हम डिस्कस कर चुके हैं, सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर। अब बारी आती है डेमोक्रेटिक की। ठीक है, तो इंडिया डेमोक्रेटिक है तो कैसे है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल डिक्लेयर करता है कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। राइट, डेमोक्रेटिक का मीनिंग क्या होता है? जहाँ भी गवर्नमेंट, देखो मैंने आपको डेमोक्रेसी जब कल समझा रहा था प्रीवियस लेक्चर में, तो उसमें मैंने बताया था जहाँ भी इट्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो इलेक्टेड हो, यानी पीपल अपने सरकार चुनने के अधिकारी होते हैं। तो इलेक्शन इज़ द बेसिक फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। बट वो इलेक्शन कैसा होना चाहिए? फ्री एंड फेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्री एंड फेयर होना चाहिए वो इलेक्शन। ठीक, डेमोक्रेसी के 2 तरीके होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डेमोक्रेसी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, तो इस वजह से मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। पिछले वाले जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ, इसीलिए मैंने वो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर बनाया था कि कोई चीज़, कुछ टर्म्स आएंगी उसको आप पहले से जान लो। तो उस वाले लेक्चर्स को आप देखिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने बनाया हुआ है, उसमें डेमोक्रेसी को हमने डिटेल में किया था। अभी ये जान लो कि डेमोक्रेसी वैसे सिस्टम है जहाँ पे जो सरकार है, गवर्नमेंट है जो है, वो जनता खुद चुन के भेजती है, आपस में से चुन के भेजती है। 2 तरीके की डेमोक्रेसी होती है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। होती दोनों डेमोक्रेसी है, दोनों जगह सरकार चुने ही जाते हैं, गवर्नमेंट जो है वो इलेक्टेड ही होती है। लेकिन फ़र्क ये है ना कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पॉलिसी डिसीजंस के लिए पीपल से राय लिया जाता है डायरेक्टली। जैसे मान लो कि फार्मर्स बिल बनाना है, तो जनता से पूछ लेंगे इस तरह की बिल बनाई जाए या नहीं, जनता बोलेगी हाँ ना। तो वहाँ पे कॉमन इलेक्टोरेट का जो जनता होती है उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है रोज़मर्रा की पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में। जो इनडायरेक्ट होती है उसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। उसमें हम अपने लिए एक रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेज देते हैं और 5-6 साल तक वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन मेकिंग करते हैं। हमारे इंडिया में सिस्टम क्या है कि हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में
यकीन करते हैं। हमारा इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक तो है लेकिन इनडायरेक्ट। हम एक बार पार्लियामेंट में लोगों को चुन के भेज देते हैं, वो 5 साल तक के लिए हमारे बिहाफ पे काम करते हैं, हमारे वेलफेयर का काम करने की जिम्मेदारी उनके पास है। करते हैं नहीं करते हैं ये डिबेट का मुद्दा है, लेकिन तरीका हमारे यहाँ ये है कि हम एक बार रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं, वो 5 साल तक के लिए रूल करते हैं हमारे देश में, फिर 5 साल के बाद उनको वोट लेने आना होता है। तो वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जहाँ पे जनता को डायरेक्ट इन्वॉल्व किया जाता है। कैसे? तो उसका एक तरीका है रेफरेंडम के थ्रू। रेफरेंडम क्या है? जहाँ पे अगर कोई लॉ बनाना है, कोई लेजिस्लेशन आया है, उस पर जनता की मत जाननी है, तो उसको पब्लिक में डाल देंगे और वोटिंग करा लेंगे, ठीक, कि ये होने चाहिए। इनिशिएटिव का मतलब ये मेथड है कि जहाँ पे जनता ही, अगर मान लो कि कोई एक लॉ है, कोई एक मुद्दा है, सोसाइटी का मुद्दा, उस पर कोई लॉ नहीं है और जनता के किसी पर्टिकुलर एसोसिएशन को या मेंबर को लगता है कि इस मैटर पर लॉ होना चाहिए, पार्लियामेंट लॉ नहीं बना रही है, तो वो खुद ही से एक इनिशिएट कर देंगे लॉ, फिर पार्लियामेंट उस पर डिटेल में लॉ बना देगी। तो इट इज द मेथड बाय विच पीपल कैन प्रपोज ए लॉ, पीपल कैन propose a bill to the legislature for the enactment. This is called initiative. People initiative ले रहे हैं directly instead of the MPs taking the initiative. MPs भी ले सकते हैं बट पीपल के पास भी अधिकार होता है। हमारे यहाँ मैं और आप पार्लियामेंट में बिल नहीं पेश कर सकते ना, ठीक है, तभी हम इनडायरेक्ट हैं। रिकॉल का क्या मीनिंग होता है? रिकॉल मतलब अगर जनता को लगता है कि मैंने किसी को इलेक्ट करके भेज दिया और वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो बोलेंगे तू वापस आ जा भाई, ना हो पाएगा तुमसे, ठीक है। तो राइट टू रिकॉल एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म। हमारे यहाँ 5 साल खत्म होने के बाद दोबारा वोट करके तुमको नहीं भेजेंगे, ये सिस्टम है। लेकिन जहाँ पे रिकॉल चलता है ना, वहाँ पे बीच में बुला सकते हैं कि तुम अच्छा काम नहीं कर रहे हो, राइट। प्लेबिसाइट जो है वो रेफरेंडम के तरह ही है। ये यूजुअली जो ज़मीनी विवाद होते हैं, टेरिटोरियल डिस्प्यूट की, ये टेरिटरी इंडिया में रहेगी या पाकिस्तान में जाएगी, उसके लिए किया जाता है ये क्या, प्लेबिसाइट, ठीक है। इसमें भी जनता का वोट ही लिया जाता है। अब फ़र्क ये है ना कि जो रेफरेंडम है वो लीगली बाइंडिंग हो जाता है और प्लेबिसाइट नहीं होता है। बाकी हर मायने में जो रेफरेंडम है वो प्लेबिसाइट के तरह ही है, वोटिंग ही होती है दोनों में जनता से डायरेक्ट। सो ये सारी चीज़ें जो है ना, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, प्लेबिसाइट, ये कुछ मेथड्स हैं जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में फॉलो किए जाते हैं। हमारे यहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, हमारे बिहाफ पे हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स डिसीजन लेते हैं, ठीक है, राइट। अभी मूव करते हैं हम आगे। राइट, जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी जो हमारे प्रियम्बल में है, राइट, तो क्या कहता है, डेमोक्रेटिक इज यूज्ड इन द प्रियम्बल इन द ब्रॉडर सेंस, नॉट ओनली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बट और कौन कौन सी डेमोक्रेसी की बात कर रही है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात की जा रही है। एक तो डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स के सेंस में आपने देखा कि जहाँ पे इलेक्टेड होगा गवर्नमेंट, वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी जो रिफ्लेक्ट किया गया है, जो इंडिया में वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक, तो ये जो डेमोक्रेटिक है वो पॉलिटिकल तो है ही, इसके साथ सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी प्रोवाइड कराता है। तो कौन सा ऐसा सेगमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बारे में बात करता है? तो DPSP यानी सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होनी चाहिए। राइट टू लाइफ, राइट टू लाइवलीहुड, कि लोगों के पास आमदनी का अधिकार, जीवन यापन, एम्प्लॉयमेंट का अधिकार। हालांकि ये DPSP है, नॉन इन्फोर्सिएबल है, लेकिन ये क्या डिफ्लेक्ट करता है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, कि हर आदमी नेशनल इनकम में रोल प्ले कर सके, ठीक है। तो सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात आएगी तो हमारे DPSP में दिया गया है, ठीक है, राइट। उसके बाद एक, अगर मैं सवाल पूछूं आपसे, 3 चीज़ है, एक तो इक्वलिटी है, दूसरा लिबर्टी है और तीसरा फ्रेटर्निटी है। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, ठीक, ये है। अगर मैं ये बात करूं कि बिना लिबर्टी के इक्वलिटी हो सकती है सोसाइटी में,
ये तीन जो है ना, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, इन्हीं तीन मुद्दों के ऊपर ही डिपेंडेंट है क्या, हमारा डेमोक्रेसी। तो ये होली ट्रिनिटी ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, त्रिमूर्ति है ये डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की, क्या, इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। अब देखो ये कि अगर मान लो समाज में हम बोलते हैं कि सब लोग इक्वल है, सब लोग इक्वल है, किसी में भेदभाव नहीं होगा, लेकिन लिबर्टी नहीं, मतलब किसी को कोई फ्रीडम नहीं, तो वो इक्वलिटी का क्या करेगा? यानी सब लोग किसी न किसी कंट्रोल में, सब लोग सताए हुए हैं, तो तभी भी तो इक्वलिटी हो सकती है, राइट। अगर हम ये बोलते हैं कि सबको फ्रीडम है, अपनी मर्जी का जो है वो चाहे वो करे, लेकिन लोग बराबर नहीं है आपस में, किसी को प्रिविलेज है, किसी को नहीं है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, सब अपनी करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन जो कमज़ोर है वो कुछ नहीं कर पाएगा, जो मजबूत है वो कमज़ोर वाले का शोषण करेगा। ऐसे भी डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। अगर इक्वलिटी और लिबर्टी दोनों नहीं है तो लोगों का एक दूसरे के ऊपर ही ट्रस्ट नहीं होगा, फ्रेटर्निटी होने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो ये कहता है लिबर्टी कैन नॉट बी डाइवर्स्ड फ्रॉम इक्वलिटी, लिबर्टी को हम इक्वलिटी से अलग कर ही नहीं सकते। इक्वलिटी कैन नॉट बी डाइवर्स्ड फ्रॉम लिबर्टी, इक्वलिटी भी लिबर्टी से अलग नहीं हो सकता, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। लिबर्टी एंड इक्वलिटी कैन नॉट बी डाइवर्स्ड फ्रॉम फ्रेटर्निटी, अगर दोनों नहीं है तो फ्रेटर्निटी हो ही नहीं सकती, ठीक है। विदाउट इक्वलिटी लिबर्टी वुड प्रोड्यूस सुपरमेसी ऑफ फ्यू, मैंने क्या बोला कि अगर समाज में इक्वलिटी नहीं होगी और सब फ्री होंगे अपने करने के लिए, तो जिनके पास ज़्यादा होगा वो उनके ऊपर एक्सप्लॉइटेशन करेंगे जिनके पास कम होगा, ठीक। एंड इक्वलिटी विदाउट लिबर्टी विल किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव, तो सबके पास बराबर होगा लेकिन कोई फ्रीडम ही नहीं होगी तो लोगों का डेवलपमेंट ही नहीं होगा, इंडिविजुअल कोई थिंकिंग ही नहीं होगी, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं होगा। अब ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक बार यूपीएससी ने क्या पूछा था, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी, तो उसी तरह कभी आपको लिबर्टी इक्वलिटी के बीच में रिलेशनशिप के बारे में लिखना हो तो इस एनालिसिस को आप प्रेजेंट कर सकते हैं पेपर में। इन तीन चीज़ों को क्या बोलते हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी को होली ट्रिनिटी ऑफ डेमोक्रेसी। अगर ये तीनों चीज़ें कहीं नहीं है तो वहाँ की डेमोक्रेसी कहने के लिए डेमोक्रेसी है, वो ज़्यादा लॉन्ग रन में सस्टेन नहीं करती, ठीक है। अब आता है रिपब्लिक, हमारा जो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट है उसका आखिरी वर्ड रिपब्लिक। रिपब्लिक का हिंदी मीनिंग है गणराज्य, रिपब्लिक का हिंदी मीनिंग क्या है, गणराज्य, सॉरी, रिपब्लिक का हिंदी मीनिंग है गणराज्य, गणराज्य। गणराज्य यानी रिपब्लिक का मतलब क्या है कि जहां भी हेड ऑफ स्टेट जो है, यानी इंडिया एक स्टेट है तो इसके हेड जो हैं वो इलेक्टेड होंगे, यानी निर्वाचित होंगे। अब इलेक्टेड का उल्टा क्या होता है, हेरिडेटरी, यानी वंशवाद। तो जहाँ भी वंशवाद होगा, जहाँ हेड ऑफ स्टेट का जो पोस्ट होगा, राजा रजवाड़ा, मोनार्की के टाइम से कंपेयर करो, जितने भी डिपार्टमेंट होते थे वो चेंज होते रहते थे, लेकिन राजा उसी के घर का बनता था जिसका राजा हो, जो पर्सन है राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो ये पुराने ज़माने की बात थी। रिपब्लिक में क्या होता है कि जो टॉप मोस्ट पोस्ट ऑफ द कंट्री है वो सबके लिए ओपन है, जो इलेक्शन जीतेगा वो आ जाएगा, जिसका जनता के ऊपर भरोसा, जनता को जिसके ऊपर भरोसा होगा वो जीत के उस ऑफिस में आएगा। हमारा जो इंडिया है वो रिपब्लिक क्यों है, क्योंकि हमारे इंडिया के जो हेड ऑफ स्टेट है, प्रेसिडेंट, वो इलेक्टेड होते हैं। कैसे इलेक्टेड होते हैं पूरा प्रोसेस हमको पढ़ना है बाद में जब हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट, लेकिन अभी आप ये जानिए कि इंडिया में जो प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। इनडायरेक्टली इलेक्टेड होने का क्या मतलब कि हम एक जनता के रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो लोग जाके फिर से इलेक्शन में वोट देते हैं और वो फिर प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो इलेक्टेड तो है ना, हमने किसी को चुना, हमारे बदले किसी ने चुना, तो वाया मीडिया है बट है तो इलेक्टेड ही, रिजर्व तो नहीं करके रखा है ना कि आज कोविंद जी राष्ट्रपति बन गए हैं या आज द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बन गई हो तो हमेशा से उन्हीं के बच्चे बनते रहेंगे। इंग्लैंड में ऐसा होता है कि जो एक किंग है, क्वीन है, उसी के परिवार के लोग बनते रहेंगे, राजा रानी। तभी तो इंग्लैंड जो है वो डेमोक्रेसी तो है लेकिन रिपब्लिक नहीं है, वो क्या है, मोनार्की है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चलती है हमारे वहाँ पे। हमारे यहाँ रिपब्लिक है। तो रिपब्लिक का मतलब ये होता है
कि द हेड ऑफ स्टेट आर इलेक्टेड। तो इंडिया में ये है कि जो पॉलिटिकल सोवरेनिटी है, यानी हेड ऑफ स्टेट बनने की, वो किस में दिया गया है? पीपल को दिया गया है। किसी व्यक्ति विशेष में, किसी किंग के ऊपर सोवरेनिटी नहीं दी गई है। पीपल इलेक्ट करते हैं हेड ऑफ स्टेट को और वो इंडिया के फर्स्ट सिटीजन बनते हैं। दूसरा कि जितने भी पब्लिक ऑफिसेस हैं हमारे यहाँ, वो किसी परिवार के लिए रिजर्व नहीं है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया? हमने डिस्कस किया नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। उसमें 4-5 जो इंपॉर्टेंट टर्म थे उसको मैंने बड़े डिटेल में किया है। इस डिस्कशन के बाद आई गारंटी कि जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। राइट, सेल्फ स्टडी के लिए आप चीज़ें पढ़ सकते हैं, इस नोट्स को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बट हमने जो डिस्कशन किया है ये एक एग्जॉस्टिव डिस्कशन है अभी तक के ऊपर। प्रियम्बल में जो ऑब्जेक्टिव्स है उसका भी डिस्कशन है, उसको हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, जो वर्ड्स है इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, उस सबको डिस्कस करना है मुझे डिटेल में। ठीक है, अभी आप ये देखो कि एक क्वेश्चन जो है आपके सामने है, इसको आप लिखने की कोशिश भी कर सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। डिस्कस द ईच एडजेक्टिव अटैच टू द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रियम्बल आर दे डिफेंडेबल इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। यानी रिपब्लिक से पहले जितनी भी अटैच्ड रिपब्लिक एडजेक्टिव है, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेकुलर, इन सब को डिस्कस करना है और ये बताना है कि आज के इंडिया के हिसाब से क्या वो लागू होते हैं इंडिया में। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला था, प्रीएम्बल से प्री में क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी आते हैं। तो बहुत यूटिलिटी है इस टॉपिक का, छोटे से टॉपिक का। एक सार समझा के जाएगा ना कॉन्स्टिट्यूशन का, एक समरी बता के जाएगा ना, यहाँ से आपको आइडिया मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे पढ़ेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो अभी पार्ट 1 ऑफ प्रीएम्बल में इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।